Hello guys, my name is Mahzabi Bano. You can also call me MB. I am come with the next part of mole concept. So last class की बात करें तो हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ लिया था उसमें, और मोलिलिटी के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। तीनों के ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो हम नई कंसंट्रेशन टर्म्स आज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो है नॉर्मेलिटी। मोलिलिटी की बात करें या मोलिलिटी की बात करें, दोनों सोल्यूट के मोल्स को रिप्रेजेंट करती थी। बट ये भी सोल्यूट के लिए ही है, क्योंकि मैंने बोला था हमेशा सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की निकाली जाती है, और किसको फाइंड आउट करने के लिए, ओनली फॉर सोल्यूट के अमाउंट को, सॉल्वेंट कभी नहीं। तो ये भी सोल्यूट को ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से वो सोल्यूट के मोल्स को बताती थी, मोलिलिटी एंड मोलिलिटी, ये सोल्यूट के मोल्स को ना बता करके उसके इक्विवेलेंट को बताएगी। आगे बताऊंगी इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ये मोल को बताकर ना बता करके सोल्यूट के किसको बताती है, इक्विवेलेंट को बताती है, राइट। और जिस तरह से मोलिलिटी में हमारे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन था और मोलिलिटी में 1 kg हमारे पास में सॉल्वेंट था, यहाँ पर फिर सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन भी कितना है हमारे पास में, 1 लीटर सॉल्यूशन है प्रेजेंट, राइट। सो नॉर्मेलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ नॉट मोल्स, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नॉन एज नॉर्मेलिटी, राइट। तो अब बात आती है वही इक्विवेलेंट जो मैंने यहाँ यूज़ किया है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करती है नॉर्मेलिटी, अगर सॉल्यूशन हमारे पास में क्या हो 1 लीटर। तो वही अब बात करते हैं कि इक्विवेलेंट क्या होता है। जिस तरह से अगर हम बात करें, चेंज क्या आया है मोलिलिटी में और नॉर्मेलिटी में, चेंज किस चीज़ का आया है, इस चीज़ का। यानी उसमें क्या होता था, उसमें भी नीचे सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम दे रखा होता है लीटर में, इसमें भी वही दे रखा होता है। लेकिन अगर मोलिलिटी की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता था मोल्स अपॉन यही वॉल्यूम इन लीटर होता था। यानी चेंज किसका आया, एक तो इक्विवेलेंट की जगह मोल्स जो होते हैं उसकी जगह क्या आया है, इक्विवेलेंट। मोल क्या होता है, अगर वेट के अकॉर्डिंग देखें तो मोल हम क्या लिखते थे कि गिवन वेट या गिवन वॉल्यूम या गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन, अगर एटम है तो नीचे एवोगैड्रो नंबर, और अगर वॉल्यूम है तो नीचे 22.4 लीटर, एंड अगर वेट है तो नीचे ग्राम मोलिक्यूलर मास अगर मोलिक्यूल होता तो, और ग्राम एटॉमिक मास अगर वहाँ पर एटम होता तो। सो अगर हम यहाँ की बात करें, जिस तरह से मोल में होता था कि सोल्यूट का जो वेट गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, वो क्या होता है, ऊपर आता है, और नीचे जिस तरह से मोल में हम नीचे क्या यूज़ करते हैं, अगर मोलिक्यूल है तो उसका मोलिक्यूलर मास नीचे रख लेते थे, अगर वहाँ पर एटम है तो उसका एटॉमिक मास हम नीचे रख लिया करते थे, किसमें, मोल निकालने में। तो वो जो मोल निकालने में GAM या GMM यूज़ करते हैं, उसकी जगह हमें क्या यूज़ करना है, इक्विवेलेंट के अंदर इक्विवेलेंट वेट। अब ये भी बताऊंगी कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट नीचे आएगा, और जिस तरह से मोल फाइंड आउट करने के लिए गिवन वेट W जो होता था वो ऊपर आता था, यानी मोल में W अपॉन GMM या GAM होता था। इक्विवेलेंट में क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जो मोलिकुलर वेट है वो या एटॉमिक वेट ना होकर कौन सा वेट आता है, इक्विवेलेंट वेट आता है, तब वो इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है जो नॉर्मेलिटी में यूज होता है। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहे तो E की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और मल्टीप्लाई करें अगर तो ये क्या आ जाएगा 1000 अपॉन V इन ml। बिल्कुल वही मोलिलिटी का फॉर्मूला, चेंज बस इस चीज़ का है कि वहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ना आकर के वहाँ पर मोलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट आता था। सो अब आता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल है लाइक H2SO4 तो उसका मोलिक्यूलर मास ले लो, अगर कोई एटम है लाइक मैग्नीशियम उसका 24 क्या ले लो, एटॉमिक मास ले लो। तो एटॉमिक मास या मोलिक्यूलर मास तो ऊपर रखो, अपॉन में X फैक्टर आ जाए, तो जो हमारे पास में मोलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट लिया हमने वो क्या कहलाएगा, अब क्योंकि उसके अपॉन में क्या आया है, X फैक्टर आया, तो X फैक्टर से उसको डिवाइड कर दें तो अब इक्विवेलेंट कहलाता है। अब ये को नहीं समझा कि अब X फैक्टर क्या होता है, यानी इस जो नॉर्मेलिटी की टर्म की हम बात करें तो इसमें सब वर्ड नए आ रहे हैं। कैसे, क्योंकि वहाँ मोल्स तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसलिए मोल्स के बारे में पता था, बट इक्विवेलेंट नया आया। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो उसमें इक्विवेलेंट वेट नया आया। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, उसमें X फैक्टर नया आया। तो पहला तो इक्विवेलेंट हमने समझ लिया क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब दूसरा था हमारे पास में अननोन की इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर मास और एल्स एटॉमिक मास, अपॉन में क्या आएगा, X फैक्टर। तो हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि X फैक्टर क्या होता है। फिर जब X फैक्टर हमारे पास में आ जाएगा तो हम इस EW की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यही नॉर्मेलिटी की फॉर्मूले की बात करें, W एज वेल एज सेम है,
EW क्या होता है, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास अपॉन एक्स फैक्टर, यानी W अपॉन M अपॉन क्या हो जाएगा एक्स फैक्टर। ऊपर तो क्या है 1000 है ही, और नीचे क्या हो गया V इन ml। तो अगर ये x ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ है तो मल्टीप्लाई में जाएगा वो x, तो जब वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा x, तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में चेंज किस चीज़ का आ रहा है, ओनली फॉर एक्स फैक्टर का। ये मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। नॉर्मेलिटी का कब हो जाता है, जब इनटू में और साथ में क्या हो x, यानी हमने इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला लिख दिया, जो क्या होता है मास अपॉन एक्स फैक्टर। मास लिख ही दिया और ये मोल हो गया, ये हमारे पास में वॉल्यूम हो गया, तो ये मोलरिटी हो गई इनटू एक्स फैक्टर। यानी अगर हम बात करें कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है मोलरिटी के बराबर कब, जब मोलरिटी को x से इनटू कर दे, क्योंकि नॉर्मेलिटी के पास क्या है ऑलरेडी एक्स्ट्रा x है। यानी अब यहाँ पे देख के बोलेंगे अपन कि यार x तो जो है वो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में आता है, तो दी ने ना मोलरिटी से इनटू क्यों किया, राइट, मोलरिटी से इनटू क्यों किया, क्योंकि ये तो फॉर्मूले में नॉर्मेलिटी आ रहा है। तो ये जो सबसे बड़ी जो हमारे पास में गलत धारणा होती है वो मैं अभी सिखाऊंगी कि किसको किससे इनटू कब करते हैं, राइट। का फॉर्मूला हमने देखा था, उसके अंदर हमने इक्विवेलेंट वेट को किसके इक्वल किया है, जो कि होता है मास अपॉन एक्स फैक्टर। तो जब यहाँ रखा है एक्स फैक्टर ऊपर आ गया, नीचे मास आ गया। सो इस फॉर्मूले को देखें तो ये किसका फॉर्मूला है, मोलरिटी का, और बचा x, यानी मोलरिटी को x फैक्टर से इंटू कर दे तो नॉर्मेलिटी आ जाती है। यानी अगर किसी भी आयन या किसी भी हमारे पास में एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल या एटम जिसका x फैक्टर 1 हो यानी 1 हो, तो उसकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी बराबर होगी। वही तो बात घूम फिर के आ रही कि x फैक्टर है क्या, तो वो मैं बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखें, उसके लिए मैं अभी बताऊंगी x फैक्टर क्या होता है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस में पूरा बताऊंगी x फैक्टर कब किसका क्या लेना है, राइट। सो हमें अभी ये ध्यान रखना है कि कोई x फैक्टर है, उसको मोलरिटी से इंटू करने पर क्या मिल सकती है, नॉर्मेलिटी। वही एक्स्ट्रा इस नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में आ रहा है। मैं ये बताना चाह रही थी कि फॉर्मूले में x जो है वो n के फॉर्मूले में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई तो n से होना चाहिए, m से क्यों हो रहा है, राइट। यानी जैसे ये मतलब मैं कुछ अलग, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न मेरे को बहुत होती थी मेरे क्लास टाइम पे, तो इसलिए मैं आपको भी बताना चाह रही हूँ ये। और वो ये है कि जैसे हमें किसी क्वेश्चन में दे रखा है, इफ़ नॉर्मेलिटी इज 2 टाइम्स ऑफ मोलरिटी देन रिप्रेजेंट टू दीज, यानी हमें इसको रिप्रेजेंट ऐसे करना है जिसमें ये बताना है नॉर्मेलिटी 2 टाइम्स है किसकी, मोलरिटी की। तो मैं ये कह दूँ कि नॉर्मेलिटी जो है वो 2 टाइम्स है, 2 गुना है किसकी, मोलरिटी की। तो क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ मोलरिटी नॉर्मेलिटी के बराबर है। कैसे बराबर है, नॉर्मेलिटी ऑलरेडी 2 टाइम्स है इसकी, नॉर्मेलिटी पहले से 2 गुना ज़्यादा है मोलरिटी से, और अब भी 2 नॉर्मेलिटी के आगे रख देंगे तब तो ये मोलरिटी से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी ना, 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर दोनों को इक्वल करना है तो 2 टाइम्स, भली क्वेश्चन में क्या दिया है n इज 2 टाइम्स, बट वो 2 आएगा किसके आगे, मोलरिटी के आगे, और तब जाकर ये क्या होगा हमारे पास में इक्वल करने का मेथड जो है वो सही होगा। हालांकि ये यहाँ की नॉलेज नहीं है, बट जस्ट मन किया तो बताया उसके लिए कि नॉर्मेलिटी बोला है कि 2 टाइम्स है नॉर्मेलिटी किसकी, मोलरिटी की। अगर दोनों को बराबर करना हुआ तो क्या नॉर्मेलिटी 2 टाइम्स दी है तो नॉर्मेलिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके हम मोलरिटी निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मेलिटी ऑलरेडी 2 टाइम्स है, अगर उसको मोलरिटी के इक्वल करना है तो मोलरिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि मोलरिटी भी 2 टाइम्स हो जाए, और नॉर्मेलिटी तो ऑलरेडी है और दोनों इक्वल हो जाए। जब से क्लास स्टार्ट की है तो हम बात कर रहे हैं एक्स फैक्टर। तो वो एक्स फैक्टर क्या होता है वो हम जानना चाह रहे हैं, तो वो मैं बता रही हूँ यहाँ कि एक्स फैक्टर कब किसके लिए क्या होगा। इधर हमने ले ली है केमिकल यूनिट्स, अभी और भी आएगी इसके आगे केमिकल यूनिट्स इधर ले ली, इधर ले लिया एक्स फैक्टर, राइट। केमिकल यूनिट सबसे पहले लेते हैं एटम, यानी हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि जो नॉर्मेलिटी है उसमें इक्विवेलेंट आता है। इक्विवेलेंट को हम लिखते हैं गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट क्वेश्चन में होगा, इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना, उसके लिए मोलिकुलर मास हमें हर चीज़ का पता होता ही है, हमें चाहिए एक्स फैक्टर, वही हम पता करना चाह रहे हैं, यानी इसलिए हमें एक्स फैक्टर चाहिए। एटम हुआ, एटम होने पर एक्स फैक्टर क्या होते हैं वो मैं बताना चाह रही हूँ, यानी एक्स फैक्टर वैलेंसी फैक्टर होगा, यानी जब एटम होगा तो जो हमारे पास में एक्स फैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा,
वैलेंसी फैक्टर के बराबर होगा। हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर, इसके सबसे एक्सटर्नल जो हमारे पास में ऑर्बिटल होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक जो ये गिवन करता है तो ये एक हो गया। ऑक्सीजन का 2 होता है, फॉस्फोरस का कितना होता है, मैक्सिमम 5 होता है, वैसे ये निकालता कितना है, 3 हो गया। तो वही क्या हो गया हमारे पास में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आता है सल्फर, सल्फर का कितना होता है हमारे पास में, 2 होता है, राइट। फिर हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल हो गया तो जितने उसके नीचे एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो उसके वैलेंस फैक्टर को, राइट। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, वैलेंस फैक्टर कितना होता है 1, नंबर कितने इसके 2, तो ये 2 हो गया। ऑक्सीजन का वैलेंस फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने आप में लेता है दूसरे एटम से, तो दूसरे एटम से 2 लेता है, इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4, हमारे पास में वैलेंस फैक्टर हो गया। अगर O2 मॉलिक्यूल फॉर्म में, O2 एटम फॉर्म में है तो 2 होगा। फॉस्फोरस का कितना होता है 3, राइट। फॉस्फोरस जो होता है वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, 5 तो देता है, हमें वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देखने हैं हमें, और वो लेना कितना चाहता है उससे, वैलेंस फैक्टर। तो फॉस्फोरस की बात करें कितना होता है 3 होता है, बिकॉज ये -3 to +5 इसकी होती है पॉसिबिलिटी, तो हमें लेने वाली सारी देखनी है। जैसे हाइड्रोजन 1 लेगा, ऑक्सीजन 2 लेगा, और 2 है तो दोनों मिलके 4 लेंगे। और फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस कितने लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड होते हैं, और यहाँ पर 4 है तो 1 को 3 चाहिए, तो 4 को कितने चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 12 क्या हो गए, एक्स फैक्टर हो गया किसके लिए, मॉलिक्यूल ऑफ P4। S8 की बात करें, 1 को 2 चाहिए तो 8 को कितने चाहिए, 16 चाहिए, यही 16 क्या हो जाएगा, S8 मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एक्स फैक्टर हो जाएगा। यानी जब एटम थे तो वैलेंस फैक्टर लिख लिया, जब ये मॉलिक्यूल्स में बदल गए तो नंबर ऑफ एटम से इंटू करके इसका वैलेंस फैक्टर लिखा, तो वही एक्स फैक्टर हो गया। आयंस की बात करें, सोडियम पे चार्ज कितना है, यानी आयंस में हम किसको देखते हैं, चार्ज को देखते हैं, और उसी चार्ज को हम क्या कहते हैं, एक्स फैक्टर कहते हैं, राइट। सोडियम प्लस की बात करें कितना है वैलेंस फैक्टर 1, मैग्नीशियम 2+ की बात करें कितना चार्ज 2, तो एक्स फैक्टर भी 2। फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फेट में हमारे पास में क्या हो गया, फॉस्फेट में 3- है, वैलेंस फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया, राइट। तो हमारे पास में जब चार्ज 3 है तो एक्स फैक्टर भी 3 हो गया, यानी चार्ज जो होता है वही क्या होता है, एक्स फैक्टर के इक्वल होता है अगर वो आयन है, राइट। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास में सोल्ट यानी 2 अलग अलग आयन से मिलकर बना हुआ कोई कंपाउंड है, वो सोल्ट है। तो सोल्ट में हम क्या देखते हैं, ये तो केवल चार्ज था, क्वेश्चन में हमारे पास केवल चार्ज हो तब हमें उसका आयन जो होता है उसका चार्ज देखना है। यहाँ पर सोल्ट है, सोल्ट जब होता है तो उसको तोड़ना होगा उसके एनायन और केटायन में, और तब एनायन केटायन का नेट चार्ज देखना। जैसे Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें इस सोल्ट की, तो इसको एल्यूमिनियम के आयन्स और सल्फेट के आयन में जब हमने इसको तोड़ा है तब हम देख रहे हैं कि नेट चार्ज कितना होगा। इसको तो हमें सॉल्व करना ही आता है, ये 2 इसके आगे आएगा और ये 3 जो है वो कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता है, तो 3+ इस पर आता है। और सल्फेट पूरे कंपाउंड की बात करें तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसको इसके जुड़ने के लिए, क्योंकि इसको तो 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं और इसको कितने लेने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। अगर ये एल्यूमिनियम डायरेक्ट इसके साथ जोड़े तो इसको 3 देने, बट लेने इसको 2 ही है, तो आपस में जुड़ नहीं सकते। अगर इसका 2 ले ले तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 6, तो इसके भी 2 ले तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये 6 दे रहा है और इसके 2 लेंगे तो 4 ही होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, इसलिए इसको 3 करते ताकि ये 6 दे और ये भी 6 ले ले। तो इसलिए से ये फॉर्मूला सोल्ट का बनता है। इसको तोड़ा तो जो नेट हमारे पास में आ रहा है चार्ज, यानी केवल चार्ज नहीं ले रहा है, जो टोटल चार्ज आ रहा है, यानी 2 से भी मल्टीप्लाई करना, वो 6 क्या होगा, एक्स फैक्टर। कब, जब सोल्ट होगा, यानी पहले सोल्ट दे रखा होगा, उसको उसके एनायन केटायन में तोड़ेंगे, फिर जो टोटल चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्स फैक्टर फॉर सोल्ट। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि सोडियम प्लस है, उसका 1 मोल है, नॉर्मेलिटी याद करो, ऐसा कुछ दे रखा है ना, पहले से आयन दे रखा है तब हमें उसका चार्ज लेना है। सोल्ट दे रखा है तो हमें टोटल चार्ज लेना है, यानी उस सोल्ट को पहले उसके आयन्स में तोड़ना है और फिर टोटल चार्ज हमें लेना है। ये हमने एक्स फैक्टर कुछ देखे, अब और देख की बात कर रहे हैं कि एसिड हो। क्वेश्चन जो हमें नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने का देगा, जो भी एग्जामिनर है, जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन हमें मिलेगा, उसके अंदर अगर एटम है तो एक्स फैक्टर कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया। मॉलिक्यूल दे रखा है क्वेश्चन में तब कैसे निकालना, आयन दे रखा है तो तब कैसे निकालना है, सॉल्ट दे रखा है तब कैसे एक्स फैक्टर निकालना है। अब बात आती है एसिड। अगर क्वेश्चन में एसिड दे के क्वेश्चन की स्टार्टिंग की गई है कि HNO3 कुछ इतने ग्राम है
और इतने ml सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व है, इसकी नॉर्मेलिटी ज्ञात करो, तो वहाँ पर एक्स फैक्टर किसका रिक्वायर्ड होगा, एसिड का। तो एसिड का एक्स फैक्टर क्या होता है, एसिड की जो बेसिसिटी होती है, हाँ थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, जब एसिड होता है तो उसकी बेसिसिटी की बात करते हैं, और जब बेस होता है तो उसकी एसिडिटी की बात करते हैं, अम्लीयता और क्षारकता, राइट। अगर एसिड है तो बेसिसिटी देखी जाती है, और बेस है तो उसकी एसिडिटी होती है, राइट। यानी उनके नेम के अपोजिट वर्ड उनके होते हैं। एसिड जो होता है उसकी जो बेसिसिटी होती है वही एक्स फैक्टर के बराबर होती है। कैसे, जैसे हम HCl की बात करें, सबसे सिंपलेस्ट एसिड जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग भी, तो HCl की बात करें, एसिड होता क्या है, अगर हम सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन को डोनेट करने वाला कंपाउंड ही क्या होता है, एसिड होता है। तो इसमें हाइड्रोजन अगर ये डोनेट करना चाहे तो कितना कर सकता है, एक हाइड्रोजन जो है ये डोनेट कर सकता है, 1H+ ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो जब एक हाइड्रोजन ये डोनेट कर सकता है तो इसका जो 1 यानी एक हाइड्रोजन डोनेट करने की कैपेसिटी ही क्या है, इसकी बेसिसिटी, और वही किसके बराबर होगी, एक्स फैक्टर के बराबर होगी। यानी अगर एसिड HCl है तो उसकी एक्स जो होगी वो 1 होगी, और उस केस में नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर जो होगी ना, वो एक्स जो है वो बराबर 1 करने पर नॉर्मेलिटी हमेशा बराबर होगी किसके, मोलरिटी के। इन केस ऑफ HCl अगर हमारे पास में, क्योंकि HCl जो है वो चाहकर भी एक ही हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, तो उसकी बेसिसिटी जो है वो कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। और जब इसकी बेसिसिटी हमारे पास में 1 हो चुकी है तो वही एक्स फैक्टर के बराबर होगा, और ये केस हमने देख लिया। अगर इसकी जगह H2SO4 हो तो ये मैक्सिमम कितने H डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम की बात करें तो 2H+ जो है ये डोनेट कर सकता है मैक्सिमम। लेकिन मे बी पॉसिबल कितने हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल कितने ये डोनेट कर सकता है, यानी इसके पास पॉसिबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी है कि ये 1H+ भी डोनेट कर सके, और पॉसिबिलिटी है 2H+ भी डोनेट कर सके। यानी इसकी बेसिसिटी की बात करें तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अब ये क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा कि सामने बेस कैसा है, यानी रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि ये अपनी बेसिसिटी कैसी रखेगा। यानी सामने वाले से जिससे ये रिएक्शन कर रहा है उसको एक ही H+ की नीड हुई, तो फिर ये क्या होगा, इसकी बेसिसिटी 1 होगी, क्योंकि यहाँ वो ये जो है वहाँ पर H+ एक ही डोनेट करेगा। अगर सामने वाले को 2H+ की रिक्वायर्ड हुई तो ये 2H+ उसको डोनेट करेगा, और देन जो रिएक्शन होगी उसके अंदर हम बेसिसिटी बोलेंगे H2SO4 की कितनी है, 2। वही कुछ और एसिड्स होते हैं, लाइक हम बात करें H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4 की बात करें, राइट। फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस और फॉस्फोरस एसिड, तो अगर इनकी हम बात करें तो इसकी बेसिसिटी होती कितनी है हमारे पास में, एक, मैक्सिमम क्या, वो पॉसिबल ही एक ही होती है, इसकी बेसिसिटी हमेशा 1 होगी। इसकी बेसिसिटी की बात करें, इसकी बेसिसिटी होती है हमारे पास में, मैक्सिमम तो होती है 2, और मे बी पॉसिबल 1 एंड ऑल्सो 2। इसकी मैक्सिमम होती है हमारे पास में 3 होती है, और मे बी पॉसिबल 1, 2 एंड ऑल्सो 3। यानी ये 3 पॉसिबिलिटी है इसकी बेसिसिटी पे, डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसी है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मैक्सिमम 3 इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 2 इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, बट मे बी पॉसिबल 1 एंड ऑल्सो 2। और H3PO2 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, राइट। तो हमने इसके बारे में बात कर ली कि एसिड जो होता है उसके लिए बेसिसिटी देखी जाती है, और बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ डोनेट किए जाने वाले H+ आयंस, राइट। और H+ आयंस जो है वो कितने डोनेट होंगे ये डिपेंड करता है रिएक्शन पर। लाइक मैं कुछ रिएक्शन ला रही हूँ, सो हम एसिडिटी में हम बेसिसिटी की बात कर रहे थे एसिड के लिए। तो मैंने बोला था मे भी पॉसिबल अलग अलग हो सकती है, और उसकी मैक्सिमम कुछ होती है, तो वो कैसे होगी कि ये भी शो करती है, ये भी शो कर सकती है, वो मैं बता रही हूँ। लाइक कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने H2SO4 की बात की, सल्फ्यूरिक एसिड की, तो मैंने बोला इसकी मैक्सिमम जो होती है बेसिसिटी वो कितनी होती है, 2 के इक्वल होती है, बट मे बी पॉसिबल कितनी है, मे बी हो सकती है ये 1 एंड ऑल्सो 2, 1 एंड ऑल्सो 2 दोनों हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि ये एसिड है तो सामने बेस जो है वो किस अमाउंट में है। तो जैसे फर्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, H2SO4 जो है वो रिएक्ट कर रहा है NaOH से, और NaOH के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 NaOH। अब ये तो पता होगा, और अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन होता है, और खासकर स्ट्रॉन्ग होने पर, और यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है ही,
स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, फिर भी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करके उसका उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन होता है तो एज ए प्रोडक्ट हमें एक सॉल्ट मिलता है और एक वाटर मिलता है। ये 10th स्टैंडर्ड पे आ जाता है कि एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो जो प्रोडक्ट गिवन करते हैं वो सॉल्ट प्लस वाटर होता है। और वाटर जो होता है उसके अंदर जो H+ आते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे पास में इसी से आते हैं, राइट। अब इसकी बात करें तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनने वाला है, यहाँ से कंपाउंड बनेगा नो डाउट Na2SO4, Na2SO4 बनेगा। अब यहाँ पर हमें जैसे एक रिएक्शन ये भी होती है और हाथों हाथ वो भी ले लेते हैं ताकि दोनों के बीच में कंपैरिजन हो जाए। H2SO4 हो गया एंड अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ओनली फॉर NaOH ले रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर केवल क्या ले रहे हैं, NaOH ले रहे हैं, राइट। अब यहाँ बात करें इस वाले कंपाउंड में जो बेस है ना उसमें कितने 2OH है, राइट, 2OH है। यहाँ पर कितना है 1OH है, 1OH है और यहाँ पर 2OH है। मैंने बोला एसिड और बेस जो है वो रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। सॉल्ट यहाँ पर क्या बन रहा है Na2SO4, नो डाउट Na2SO4 सोडियम सल्फेट क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। यहाँ 2OH है, 2OH का मतलब हम क्या कह सकते हैं, H भी दो ऑक्सीजन भी दो, तो यहाँ पर एक तो वाटर का मॉलिक्यूल कंप्लीट बन रहा है और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर यहाँ से 2H आ जाए तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के साथ मिलकर के यहाँ पर 2H2O बन जाएगा। यानी यहाँ पर H2O बनाना है और सॉल्ट बनाना है तो इसको अपने दोनों हाइड्रोजन देने होंगे तब जाके रिएक्शन होगी। यानी यहाँ की बात करें तो H2SO4 की जो बेसिसिटी होगी वो बेसिसिटी किसके इक्वल होगी, 2 के इक्वल होगी, क्योंकि ये अपने दोनों H+ आयंस जो है वो डोनेट कर रहा है। और यहाँ पर बन क्या रहा है Na2SO4 प्लस क्या बन रहा है 2H2O बन रहा है, राइट। और कैसे, जैसे ये OH है, ये कितने हैं 2 है, 2OH है, इसका मतलब H भी 2 है ऑक्सीजन भी 2 है, 2H और 2 ऑक्सीजन से एक तो पूरा H2O बन रहा है और एक ऑक्सीजन बच रहा है। वो एक ऑक्सीजन इस दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 H2O बना सकता है। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ एक OH है, यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास में Na और SO4 है, राइट। क्या NaSO4 कोई सॉल्ट होता है, नहीं होता। सोडियम सल्फेट बनाना है क्योंकि सोडियम जो है वो कितने आयंस गिवन करता है, सोडियम जो गिवन करता है वो है हमारे पास में क्या कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सामने जो लेने वाला है जिसके साथ मिलकर ये सॉल्ट बनाएगा वो लेता कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सोडियम देता कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या सोडियम और सल्फेट आपस में इस तरह से सॉल्ट बना सकते हैं, नहीं। तब इसका एक हाइड्रोजन इस सॉल्ट बनाने में जाएगा और इस सल्फेट को जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम देगा, 1 इलेक्ट्रॉन H देगा, जब जाके हमारे पास में सॉल्ट बनेगा सोडियम हाइपोसल्फेट। जैसे यहाँ पर क्या था सोडियम सल्फेट, यहाँ सोडियम हाइपोसल्फेट बनेगा और वो क्या होगा सोडियम साथ में H भी है और SO4, ये सॉल्ट बना है। तो यहाँ पर एक ही तो H बना, एक ही H बचा है क्योंकि एक तो सॉल्ट में जा चुका है। वाटर में जो वाटर बनाना उसके लिए तो इसने अपना एक ही हाइड्रोजन दिया, एक तो खुद ही रख लिया इसने जो इस H2SO4 में था। तो इसने क्या किया, एक H+ तो डोनेट कर दिया और एक क्या बना लिया HSO4-। अब ये जाकर सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, राइट। अब ये जाकर किसके साथ जुड़ जाएगा, सोडियम के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ये 2- क्यों नहीं हो रहा, रीजन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन गिवन कर रहा तो 2- ना होकर यहाँ पर क्या आएगा ओनली फॉर 1- आएगा और वो 1- सोडियम से मिलकर के क्या हो जाएगा माइनस वगैरह सब खत्म। ये सॉल्ट बन चुका है। OH पहले से, अब एक हाइड्रोजन बचा वो जाकर उसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा एक H2O बना लेगा। तो यहाँ पर देखें तो बेसिसिटी ऑफ H2O यहाँ पर कितनी है 1 है क्योंकि इसने वाटर बनाने के लिए अपना एक ही H+ डोनेट किया, एक H अभी भी इसी के पास है जिससे ये सोडियम के साथ मिलकर सॉल्ट बना रहा है। तो इस तरह से मैं बोल रही थी कि मैक्सिमम तो इनकी होती ही है बट और भी पॉसिबल होती है कि क्या क्या हो सकती है और वो डिपेंड करता है कि सामने रिएक्शन किस तरह की गिवन है। तो हमने एसिडिटी की बात बेसिसिटी की बात कर ली। अब बात करते हैं एसिडिटी। एसिडिटी पे अलग डिस्कशन के बजाय यहीं पे जगह में बता दूं, जैसे बेस की बात कर रहे हैं, जब बेस है तो उसकी क्या देखी जाएगी एसिडिटी देखी जाएगी। बेस में क्या देखी जाती है एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होगी, जिस तरह से सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन में जितने H+ डोनेट किए वो क्या है एसिड। तो बेस के लिए क्या ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जितने OH- डोनेट किए जाए वो क्या है हमारे पास में बेस।
अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कितने OH माइनस डोनेट कर सकता है? 1, तो इसकी एसिडिटी हो गई 1। वही अगर हम बात करें यहाँ पर एल्यूमिनियम OH होल थ्राइस की बात करें, OH होल थ्राइस सार या बेस की बात करें, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 3। तो यानी एसिड और बेस में ये जो एसिडिटी है ये क्या बता रही है? ये बता रही है एक्स फैक्टर क्या होगा अगर क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए एसिड या बेस का यूज़ किया जाए तो यहाँ पर एक्स फैक्टर निकल गया। सारी नॉर्मेलिटी में यूज़ होने वाली टर्म्स पता कर लिए कि किसका क्या मतलब होता है और क्वेश्चन से कैसे निकालते हैं उसको, तो वो हमने सीख लिया है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं नॉर्मेलिटी पर बेस्ड सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन से, और वो सिंपल क्वेश्चन ये है कि इफ़ 7 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 500 ml of solution then find out the normality of the solution। हमें सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है और कुछ गिवन हमें है इन्फॉर्मेशन। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है? वेट अपॉन मास इंटू एक्स फैक्टर इंटू 1000 अपॉन V इन ml होता है। सो गिवन वेट है क्या हमारे पास में सोल्यूट का? यस है, सोल्यूट का गिवन वेट है 7 ग्राम। अब हमें पता होना चाहिए कि H2SO4 का मास कितना होता है। H2SO4 का मास कितना होता है? मास होता है हमारे पास में कितना? 98 ग्राम होता है, राइट। एक्स फैक्टर की बात करें तो H2SO4 का जब कुछ भी कोई रिएक्शन वगैरह नहीं दे रखी है तो इसका मैक्सिमम क्या होता है? बेसिसिटी 2 होती है, तो 2 का ही यूज़ करेंगे। ये 2 का यूज़ हमने कर लिया यहाँ। फिर आता है हमारे पास में क्या? 1000 और V इन ml हमें क्वेश्चन में 500 गिवन है, सो ये 2 टाइम्स इससे कटिंग हो गया। और इसकी बात करें तो ये 49 आ गया और इसकी बात करें तो ये 7 आ गया। सो हमारे पास में n जो है वो क्या आ गया? 2/7। सो ये कितना हो जाएगा? 0.28 ये हो जाएगा हमारे पास में मोल्स नहीं, इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। जैसे उनका मोल्स पर लीटर होता था, इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या आ जाएगा हमारे पास में? नॉर्मेलिटी आ जाएगी। यानी ये जो आया है ना हमारे पास में, ये वैल्यू है किसकी? इक्विवेलेंट की। किस में? 1 लीटर में। ये सोल्यूट के इक्विवेलेंट को शो करिए। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये नहीं हो पाता अगर हमें एक्स के बारे में पता नहीं होता है, जो मैंने बताया अच्छे से कि क्या होगा, एसिड होगा तो बेस होगा तो क्या। मैंने यहाँ पर कुछ एसिड लिए हैं और इसलिए लिए हैं ताकि इनकी मैक्सिमम बेसिसिटी की मैं कुछ टिप्स बता सकूँ जो याद रख सके। तो हमें यहाँ ध्यान देना है, जैसे अगर इस एसिड की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये क्या होता है हमारे पास में? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये हाइपोफॉस्फोरस होता है, ये फॉस्फोरस होता है, एंड ये होता है हमारे पास में फॉस्फोरिक एसिड। ये हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो हमें ध्यान देना है, मैं बोल रही हूँ इसकी मैक्सिमम बेसिसिटी की बात करें, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। अगर क्वेश्चन में कोई रिएक्शन नहीं है तो हमें तो वहाँ पर x की जगह ये मैक्सिमम बेसिसिटी ही यूज़ करनी है। और तब हम इस मैक्सिमम बेसिसिटी को कैसे याद कर रखें, किसके लिए क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑक्सीजन कितने हैं हाइपोफॉस्फोरस में? 2, तो इसकी मैक्सिमम बेसिसिटी 1। फॉस्फोरस एसिड में ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने हैं? 3, तो बेसिसिटी 2। फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीजन मैक्सिमम 4, तो बेसिसिटी मैक्सिमम कितनी हो गई? 3। यानी जितने ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, उसमें से 1 माइनस कर दे तो हमारे पास में फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस की क्या आ जाएगी? मैक्सिमम बेसिसिटी आ जाएगी। और जब ऐसी बेसिसिटी हमें एक ट्रिक के तौर पर याद रहे तो हमें फिर निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, याद रहेगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिए और इसमें यूज़ किया है मैंने किसका? फॉस्फोरस एसिड का। ऑक्सीजन देखो इसमें कितना है? 3, यानी इसकी मैक्सिमम बेसिसिटी कितनी होगी? 2 होगी, वही यूज़ करनी है। तो मैंने बताया था नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है? मोलिरिटी इंटू एक्स फैक्टर के बराबर होती है। क्वेश्चन में मोलिरिटी पूछा है, नॉर्मेलिटी दे रखी, नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी? 3। मोलिरिटी पूछी है और एक्स फैक्टर कितना है? क्योंकि फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन 3 है, तो कितना हो जाएगा? एक्स फैक्टर 2 हो जाएगा। तो मोलिरिटी हमारे पास में कितनी आ जाएगा? 3/2 मीन्स क्या हो जाएगा? 1.5 मोल्स पर लीटर हो गया, राइट। तो समझ में आ रहा है ये मैंने ट्रिक क्यों बताई। जैसे अगला क्वेश्चन था H3PO3 वाला, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक्स फैक्टर 2, तो वो याद होना चाहिए कि कैसे भी यूज़ करना है, तो वो याद होना चाहिए। उसका मैंने एक ट्रिक बताई थी ऑक्सीजन को लेकर। अगला क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन मैंने परसेंटाइल पर बेस्ड नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए ये लिया है। नॉर्मेलिटी हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है? W/m इंटू एक्स होता है इंटू 1000 अपॉन क्या होता है? V इन ml होता
होता है, राइट। और सॉरी ये W/V है क्योंकि मैंने डेंसिटी दी नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए V ही लेना होगा। सो ये V लिया, राइट। अब हम बात करते हैं W, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए। क्या W गिवन है? यस गिवन है। कितना? 10 ग्राम। मास की बात करें कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? 100 होता है। एक्स फैक्टर की बात करें, मैंने कहा था एक्स कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एक हमारे पास में सॉल्ट है और इसको अगर हम इसके आयंस में केटायन और एनायन में अलग अलग डिवाइड करें तो हमें पता है कैल्शियम पर 2+ आता है और कार्बोनेट पर 2- आता है, यानी इसका एक्स फैक्टर कितना हो गया? 2। ये 2 का यूज़ कर लिया, 1000 हो गया। V/ml कितना होगा? 100 होगा। सो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2 क्या आ गई हमारे पास में? नॉर्मेलिटी आ गई। इक्विवेलेंस अपॉन क्या हो गया? लीटर हो गया। ये हमारे पास में क्या आ गई? नॉर्मेलिटी आ गई। सो ये तो हमने आज नॉर्मेलिटी पर देखे हैं, बहुत ही सिंपल बेस्ड क्वेश्चन। नॉर्मेलिटी के भी बहुत अपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं और यहाँ तक कि मोलिलिटी हम पूरी कर चुके हैं, बट नॉर्मेलिटी से भी जिस तरह से मोलिलिटी जो है वो मोलिलिटी से अटैच्ड थी, वैसे ही कंबाइन होती है नॉर्मेलिटी से भी मोलिलिटी। तो मोलिलिटी के और क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी के और अपर लेवल के क्वेश्चन और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हम नई वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक ज़रूर कर देना।